Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay, the course is Fundamentals of Public Administration and the code is MPA 406. Okay, इससे पहले कि हम next lecture की तरफ move करें, let us talk about our previous reflection कि हमने last time किन topics पे बात की थी. सबसे पहले जैसे कि आपको याद होगा कि हमने बात की कि why human resource is the most important asset of any organization. Now when we talk about resources, so there are human resources, financial resources, physical resources and information resources. हमने इन चार तरह के resources की बात की और इन resources की किसी भी organization के अंदर अहमियत की हमने बात की. हम जब बात करते हैं human resource की तो पूरी दुनिया के philosophers इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं. They agree on one thing that HR is the most important asset of any organization. Why? Because HR is the asset that is called the intellectual capital, and without a good intellectual capital, none of the organizations in the world can compete in the market. Like human resource की हमने बात की कि human resources के अंदर all the employees who are working in the organization from low level to top level, जितने भी हमारे employees एक organization में काम करते हैं उनको हम कहते हैं कि they are the human resources. यहाँ ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर्स जो हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर शामिल नहीं होते. सेकेंडली हमने बात की फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है और उसके लिए हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल रिसोर्स. द नेक्स्ट वन वी टॉक्ड अबाउट इन आवर प्रीवियस लेक्चर अबाउट फिजिकल रिसोर्सेज. Like we need land, we need building, we need equipment, we need computers, we need furnitures and things like that. तो ये के तमाम जो हमारी चीज़ें हैं ये हम आपके physical resources के अंदर आ जाती हैं. And finally we talked about information resources. Now information resources से क्या मुराद है? Print media, electronic media, for example TV, radio, newspaper, magazines. So ये सारी की सारी जो फैक्टर्स हैं, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज से वी कैन गेट. नाउ इन चारों रिसोर्सेज में HR अगेन आई रिपीट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट. लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है. एक इक्वेशन की हमने बात की कि वी हैव इनपुट, वी हैव प्रोसेस एंड देन वी हैव द आउटपुट. जब हम बात करते हैं इनपुट की तो इनपुट के अंदर हम क्या करते हैं कि इनपुट के अंदर वी हैव those four type of resources जो अभी हमने बात की, human resource, financial resource, physical resource and information resource. ये चारों resources input में आपके आ जाते हैं और process के अंदर आपके different functions हैं, managerial functions हैं, उनको हम लेके आ जाते हैं. For instance, planning, organizing, leading and controlling, जिसकी हमने last lecture में planning के ऊपर हम बात कर चुके हैं. And then next stage is the output. ना आउटपुट से क्या मुराद है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कि हमने एक इनपुट किए हमारे रिसोर्सेज को, उन रिसोर्सेज को हमने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए मैनेजमेंट के एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द आउटपुट. द आउटपुट इज कॉल्ड द रिजल्ट. नाउ रिजल्ट से क्या मुराद है कि क्या हम अपने टारगेट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कामयाब हुए हैं कि नहीं. अगर तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब हो चुके हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव आउटपुट. अदरवाइज अगर हमारा पॉजिटिव आउटपुट नहीं है, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव आउटपुट, द नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव आउटपुट और मे बी it could remain the same.
लाइक फॉर एग्जांपल हमने पिछले साल अगर हम बात करते हैं कि हमने अगर 1 मिलियन प्रॉफिट जो है वो अचीव किया था, तो हमारा जो टारगेट था वो 1 मिलियन था या उससे कम था, लेकिन हमने 1 मिलियन अचीव किया है, तो इट मीन्स कि हमने अपने टारगेट से ज़्यादा काम किया या एटलीस्ट वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट। तो इसका मतलब है कि द आउटपुट वाज पॉजिटिव। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल कि हमारा 1 मिलियन रुपीस टारगेट था और हमारा जो प्रॉफिट टारगेट था 1 मिलियन रुपीस, और अगर हम 1 मिलियन रुपीस का टारगेट अचीव नहीं कर सके, उससे कम ने हमने अचीव किया है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव आउटपुट। और लाइक फॉर इंस्टेंस, तो अगर हम जो पिछले साल का हमारा प्रॉफिट था, अगर सेम प्रॉफिट इस साल हमने अर्न किया है, सो इट मीन्स दैट इट हैज रिमेन्ड द सेम। सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। ये तीनों पॉसिबिलिटीज जो है एक फीडबैक मैकेनिज्म है जहां से हमें पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोबारा आई रिपीट, इनपुट, प्रोसेस, output. So this is how an organization is working, and based on the feedback from the output, then we recheck that कि हमारे जो resources हैं, हमारे जो managerial functions हैं, क्या आया वो डाइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी प्लानिंग की। प्लानिंग के ऊपर हमने देखा कि प्लानिंग से क्या मुराद है। प्लानिंग से हम ये लेते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कि व्हाट आर द डिफरेंट strategies we have. Like for example, what are the different targets we need to achieve? Like for example, planning means, normally philosophers they say that planning means 2 things. The number 1 thing is what are the objectives? Number 1 step, and the number 2 step is what are the different strategies to achieve those objectives. Now in planning we do these things. Now प्लानिंग की हमने बात की, हमने रिसोर्सेज की बात की, हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुराद है, उसकी हमने डिफरेंट डेफिनेशंस के ऊपर हमने बात की एंड मुख्तलिफ एग्जांपल्स हमने दी। आज हम प्लानिंग को, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने प्लानिंग पे बात की, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिगार्डिंग प्लानिंग, कि प्लानिंग के अंदर देयर आर डिफरेंट इश्यूज। और जब हम इश्यूज की बात करते हैं तो आजकल के मैनेजर्स को मुख्तलिफ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग के जो की इश्यूज हैं या की चैलेंजेस, उनको मैं कहूँगा कि जो की इश्यूज या की चैलेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, आजकल के मैनेजर्स को उनको क्या क्या फेस करने पड़ते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज द कंपैटिटिव पोजीशन। नाउ दिस इज one of the most important key issues faced by today's managers who are involved in planning. Now competitive position से हम क्या मुराद लेते हैं कि like for example आप मुख्तलिफ जूसेस पीते हैं, तो या मुख्तलिफ अगर कोई मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को आप परचेज करते हैं, अगर आप बिस्किट्स लेते हैं, अगर आप जूसेस लेते हैं, तो कोई बिस्किट ए क्यों आप लेते हैं, मिस्टर बी क्यों नहीं बिस्किट जो है वो जो बिस्किट है वो क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते। इसी तरह एक अगर आप एक जूस ले रहे हैं, जूस 1 को अगर आप प्रेफर कर रहे हैं, जूस 2 को आप प्रेफर नहीं कर रहे, तो वो जो रीज़न है कि एक ही कैटेगरी के अंदर रहते हुए, एक ही प्रोडक्ट के अंदर रहते हुए आप एक प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरी प्रोडक्ट को आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि क्या वजह क्या है। दैट वजह इज कॉल्ड द कंपैटिटिव पोजीशन, कि व्हाई दिस प्रोडक्ट इज बेटर देन द अदर प्रोडक्ट। तो एक जो मेजर इशू जो प्लानिंग मैनेजर्स हैं उनको फेस करना पड़ता है कि दे नीड टू डू समथिंग इन देयर प्लानिंग, कि उनकी जो एक कंपैटिटिव पोजीशन है वो अपने तमाम कंपैटिटर्स से बेहतर हो, और उसके लिए उनको देखना पड़ता है कि लाइक फॉर एग्जांपल कि ऐसा कोई एज उनको मिल जाए जो कि बाकी उनके कंपैटिटर्स नहीं कर रहे। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है जिन लोगों के लिए काम कर रही है, जिन प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही है, जिन सर्विसेज को ऑफर कर रही है, जनरल पब्लिक को या स्टूडेंट्स को या जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उसके लिए कुछ आप ऐसा यूनिक करते हैं जो कि आपके कंपैटिटर्स उतना बेहतर नहीं कर रहे या उस तरह नहीं कर रहे। सो दैट इज कॉल्ड योर कंपैटिटिव पोजीशन। तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो कंपैटिटिव पोजीशन है वो ना सिर्फ कि आप उसको एक कीप करें, बल्कि यू कीप ऑन एडिंग, बिकॉज आपके जो कंपैटिटर्स हैं दे आर आल्सो चेजिंग यू एंड दे वांट टू बीट यू, दे वांट टू डू समथिंग बेटर देन यू। सो अपने कंपैटिटर्स को
उनसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए, अपने कंपैटिटर से आगे निकलने के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंपैटिटिव पोजीशन को मेंटेन करें और कुछ ऐसा करें जो कि आपके कंपैटिटर्स उस तरह ना कर सकें। द नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन से क्या मुराद है कि हम ये कहते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी टॉक अबाउट सेंट्रलाइजेशन, वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ सेंट्रलाइजेशन को पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि फिर हमें डिसेंट्रलाइजेशन को अंडरस्टैंड करना काफ़ी इजी हो जाएगा। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन से क्या मुराद है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम जो डिसीजन मेकिंग पावर जो हम बात करते हैं कि रूल्स बनाए जाते हैं, फिर रूल्स के ऊपर अमल किया जाता है, दैट इज सो एक जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो किन लोगों के पास है। अब अपन जब बात करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो अगर तो एक स्मॉल ग्रुप of people who are making all decisions, who are making all rules, so it means that is called centralization of decision making authority. दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि अगर यही डिसीजन मेकिंग पावर और जो रूल मेकिंग है और जो डिसीजन मेकिंग के अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं उनके अंदर अगर आप अपनी लो मैनेजमेंट को और मिडिल मैनेजमेंट को भी टॉप मैनेजमेंट अपने साथ शामिल करके चलती है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में वी हैव like for example centralization of decision making authority कि a small group of people are making all major decisions in any particular organization. Now यहाँ पे यकीनन मैं एक बात रेकमेंड करना चाहूँगा कि जो टॉप मैनेजमेंट है इन पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, दे शुड इंक्लूड लो लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग। और फीडबैक मैकेनिज्म्स जो हैं, हमारी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे उस फीडबैक की मदद से दे आर आल्सो मेकिंग देयर डिसीजंस। सो इवन इन पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज देयर, बट what we see in most of the organizations that they get feedback from low level management and middle level management in order to make the decisions. Okay. The next one is downsizing. Now downsizing से क्या मुराद है? Downsizing means कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास कितनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, उसकी मार्केट में नीड कितनी है। Now for instance, like for example, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अगर वहाँ पे जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे ज़्यादा अगर लोग काम कर रहे हैं, अगर वहाँ सरप्लस ऑफ पर्सनस आर वर्किंग और वहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल अगर 100 पर्सनस की वहाँ पे ज़रूरत है और वहाँ 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत में क्या किया जा सकता है? उस सूरत में वी गो फॉर डाउनसाइजिंग। नाउ डाउनसाइजिंग के अंदर प्रोसीजर क्या है कि जो सबसे पहले तो उन लोगों को देखा जाता है कि ऐसे पर्सन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हु वांट टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑन वॉलंटियर बेसिस, तो उन लोगों से डेफिनेटली टॉप मैनेजमेंट दे गेट द फीडबैक फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज रिगार्डिंग डाउनसाइजिंग, वन थिंग। Secondly, of course, golden handshake schemes are there. Certain benefits are offered to the employees who volunteer for themselves for downsizing. Now, downsizing, there are different benefits of downsizing, and of course, there are certain disadvantages of downsizing. हम दोनों तरह से हम देख लेते हैं कि डाउन साइजिंग से डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं, तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है ऑर्गेनाइजेशन ने, उनके बेनिफिट्स पे करने हैं, उनके फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, उनके हाउस एंड सब्सिडीज़ हैं, मेडिकल अलाउंस हैं, कन्वेंस अलाउंस हैं, उनके डिफरेंट और एडिशनल अलाउंसेस हैं। तो उन तमाम पेमेंट्स के लिए अगर तो ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं
और ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग उस तरह नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर सकें, उनकी सैलरीज को, उनके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को, इफ़ दे आर अनएबल टू पे। सो डाउन साइजिंग इज़ वन गुड ऑप्शन। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करती हैं और वो एम्प्लॉयज़ को डाउन साइजिंग के रिजल्ट में कुछ एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से जो है उनको वहाँ से एक एग्रीमेंट के तहत एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन से चले आते हैं। Now there are certain disadvantages of downsizing as well. According to research, जो downsizing में जितनी भी दुनिया की हमने अक्सर जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने downsizing की, तो वहाँ पे जो रिजल्ट्स देखे गए वो ये देखे गए कि जो लोग downsizing के नतीजे में एक ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर जाते हैं वॉलंटरली या फिर उनको भिजवा दिया जाता है वहाँ से सर्टन बेनिफिट्स देने के बाद, तो देखा ये गया, रिसर्च से ये मालूम हुआ कि ऐसे पर्सन्स को बेटर जॉब्स फ्यूचर में नहीं मिल सकें। इसके अलावा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज़ आल्सो देयर। ऐसे लोग जो कि डाउन साइजिंग के नतीजे में एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, डेफिनेटली उनका एक अटैचमेंट्स होती है, उनके रिलेशंस डेवलप हो चुके होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लोगों ने 20-20, 15-15, 25-25 साल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे हैव स्पेंट। नाउ दे आर नॉट हैप्पी। So when they are not happy, of course that increases their stress level. So high stress is one of the disadvantages of downsizing. So किसी भी organization को यहाँ पे मैं recommend करना चाहूँगा कि before they go for the option of downsizing, I think why not they give a certain time period to those employees जो possible जिनका downsizing में नाम आ सकता है, उनको वो एक certain time दें ताकि वो at least वो अपनी next जो jobs हैं उनकी वो arrangement कर सकें। फिर दूसरा सा counseling की ज़रूरत है कि downsizing immediately नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको अगर gradually और employees को confidence में लेके उनकी counseling करके उनको उनके स्ट्रेस लेवल को मीडियम पे ला के अगर एम्प्लॉयज़ को अगर डाउन साइजिंग की तरफ ले जाया जाएगा तो दैट इज़ गुड फॉर द एम्प्लॉयज़, नंबर वन। नंबर टू, इट इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन एज वेल। द नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग से ये मुराद है कि वन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट परफॉर्म ऑल फंक्शंस। लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर एग्जांपल वो अपने एक कुछ manufacturing organization hai. Now that manufacturing organization is more the major focus is like for example they are manufacturing cars. Now their major focus is on the manufacturing of cars and they are focusing more on the like for example parts of that car, designs of those cars and of course factors like that. Now there are different organizations in the world. What they do is कि लाइक फॉर एग्जांपल कि एक पूरा डिपार्टमेंट लाइक फॉर एग्जांपल पेरोल लाइक फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं उसको देने के लिए देयर इज पेरोल डिपार्टमेंट। नाउ एम्प्लॉयज़ पेरोल के लिए बजाय ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पूरा डिपार्टमेंट ओपन करे और उन तमाम एम्प्लॉयज़ को वहाँ फुल टाइम बेसिस पे जॉब्स दे, ऑफ कोर्स दैट बिकम्स अ ह्यूज लायबिलिटी। उस लायबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए व्हाई नॉट कि सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे आउटसोर्स देयर पेरोल डिपार्टमेंट। नाउ पेरोल इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय सम अदर एजेंसी और सम अदर ऑर्गेनाइजेशन of course and that organization is responsible for effective management of payroll system of that particular organization. Now in this way outsourcing के different हम और भी examples देख सकते हैं कि like for example कुछ organizations उनके पास वैसी expertise नहीं है, तो बजाय ये कि वो एक नया डिपार्टमेंट खोल के उसमें पहले लोगों को वो एक सर्टन एक्सपर्टीज जो है वो दें, तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है तो they outsource that activity. They are like for example they hire consultants or they hire some other agencies or organizations जो कि एक particular job assignment या particular project के लिए उनको hire किया जाता है और वो अपना काम करके वापस चले जाते हैं और of course वो उसके लिए कुछ एक एग्रीमेंट होता है और ऐसे एग्रीमेंट के मुताबिक जिन लोगों को आप एज ए कंसल्टेंट हायर करते हैं या आउटसोर्स करते हैं एक्टिविटीज़ को, तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक आप उनको पे करते हैं। एंड डेफिनेटली जब हम कंपेयर करते हैं कि वो एक्टिविटी आप अगर खुद करें तो उसमें यू लैक एक्सपर्टीज और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप वो आउटसोर्स कर दें और उसमें जो आप लोग
लेके आ रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपके ऊपर लायबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के साथ ही आप जी के एग्रीमेंट के मुताबिक आपका वो काम कंप्लीट हो जाता है जब सक्सेसफुली, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एज सच कोई फर्दर लायबिलिटी नहीं होती. Now, the next issue faced by today's manager is of culture. Now, basic assumptions and beliefs shared by members of an organization is called a culture. Now, culture के अंदर there are different factors that comes in. The first one is of course religion, then norms, then attitude and behaviors, language and values. Now, I will discuss these factors one by one. As a मुस्लिम एंड एज ए पाकिस्तानी जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ऑफ रिलीजन. नाउ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफ कोर्स जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, हम पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखना मैंडेटरी है कि ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो इस्लाम की बाउंड्री के अंदर रहते हुए उनको वहाँ पे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए. तमाम इस्लामिक हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं उसका ख्याल रखा जाए, कोई ऐसा काम ना किया जाए जो कि खिलाफ इस्लाम हो. और डेफिनेटली हमने इस्लाम की जो तमाम जो इस्लाम के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं और जो हमें दीन इस्लाम ने जो कुछ हमें बताया है उसकी रोशनी में, उसकी हदायत में, उसकी गाइडेंस के अंदर रहते हुए हमने अपने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसी तरीके से इम्प्लीमेंट भी करना है, डेवलप भी करना है, और उसी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको सॉल्व करने का भी तरीका जो है हमारे दीन इस्लाम में दिया हुआ है. फिर हम बात करते हैं नॉर्म्स की कि लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्म्स क्या हैं, लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्रैक्टिसेस क्या हैं, कि लोगों का आपस में मिलने जुलने का तरीका क्या है, एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेशनशिप होने चाहिए. इन तमाम चीज़ों को हम अपने नॉर्म्स में लेके आ जाते हैं. इसमें कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है. आपकी एक मोटिवेशन फैक्टर भी ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपके अच्छे नॉर्म्स हैं तो अच्छे नॉर्म्स का रिजल्ट पॉसिबल क्या है कि पीपल आर हाईली मोटिवेटेड, एंड हाईली मोटिवेटेड पीपल ऑफ कोर्स दे आर बेटर एम्प्लॉइज. एंड द नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, another factor is attitude and behavior. Now, how do we differentiate attitude and behavior? अक्सर हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी ये जो पर्सन है इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो ये पर्सन है इसका कोई बिहेवियर का प्रॉब्लम है. तो कभी हमने क्या सोचा कि हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. जी, एटीट्यूड से क्या मुराद है? एटीट्यूड से ये मुराद है कि लाइक फॉर एग्जांपल कि इस वक्त जो आपकी थिंकिंग है, लाइक फॉर एग्जांपल इस वक्त मुझे आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, तो इस वक्त आपके दिमाग में आपके दिमाग में क्या आप सोच क्या रहे हैं, आपकी परसेप्शन क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है. तो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो परसेप्शन है, लाइक यहाँ पे मैं कहूँगा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार नीयत पर है, एंड नीयत इज योर एटीट्यूड. नाउ so your thinking, your perception is your attitude, and behavior आपका क्या है? Behavior is your action part. Now action part से क्या मुराद है? Like for example your facial expressions, your body language, the way you are sitting or standing, the dress you are wearing, the color you are wearing, and then your words, or whether oral or written words, they are called your behavior. Now एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कह सकते हैं कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, who are the employees of that particular organization, they should have a positive attitude and a positive behavior. Now which one is more important? I believe that both are important, and the most important is attitude, because when we have a highly positive attitude, then we have a highly positive behavior, because behavior is coming out of that attitude. So attitude is the source and behavior is coming out of that. जो आपकी नीयत होगी वैसे ही आपकी oral presentation होगी और वैसे ही आपकी written communication होगी. तो definitely जब हम बात करते हैं कि एक person जो है उसकी नीयत ठीक है,
तो नीयत ठीक मीन्स कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, और जब आपकी नीयत ठीक होगी, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो आमाल हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है, वहां भी रिफ्लेक्शंस नजर आएगी आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड की। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज। नो, लैंग्वेज में हम जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लैंग्वेज वो यूज होनी चाहिए जो कि उस तमाम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को ईजिली दे कैन अंडरस्टैंड। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ like you are using a language which is not understood by the employees or most of the employees or some of the employees, so what happens? Of course there is communication barrier. तो हमें अपनी जो रिटन कम्युनिकेशन है, हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन है, उसके अंदर हम वही लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो कि हमारे एम्प्लॉयज को न सिर्फ ये कि उनको अंडरस्टैंडिंग उसकी है, बल्कि वो वहाँ पे डेफिनेटली जब आपकी लैंग्वेज कॉमन होती है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज का फीडबैक भी उसमें काफ़ी ज़्यादा यू कैन गेट द फीडबैक। और अगर आपकी लैंग्वेज बैरियर्स हैं, अगर इफ़ योर एम्प्लॉयज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज, तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली कि आपका फीडबैक कम हो जाता है और इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस आपके कम हो जाते हैं, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस जो आप दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या जो आप चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, आपके एम्प्लॉयज़ उसके ऊपर तभी अमल कर पाएंगे जब वो उस बात को इन ट्रू सेंस अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड फाइनली वी टॉक अबाउट वैल्यूज। जब हम कल्चर की बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यूज क्या हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बात की जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो जब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में सर्वे किया गया दुनिया में, तो वहाँ से ये बात पता चली कि जो आम ख्याल है कि लोग जो हैं वो पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कि सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और आपका एक बहुत बड़ा सैलरी पैकेज होना चाहिए और आपकी टेक होम सैलरी बहुत हो, इस तरह की बात की जाती है। लेकिन जो रिसर्च से साबित हुआ है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑफिस के इन्वायरमेंट को, ऑफिस की कंफर्ट को, ऑफिस में जो उनके रिलेशनशिप हैं उनको वो बहुत ज़्यादा हाई रैंक करते हैं, और उसके बाद जाके सैलरी जो आपकी अमाउंट है, जो कि टेक होम आपकी सैलरी है, जो आपके फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, उसका नंबर आता है। तो रिसर्च से ये साबित हुआ कि आपके जो दो तरह के रिवॉर्ड्स हैं, एक आपके फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं और एक आपके नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं। तो आपके जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, उन एम्प्लॉयज़ जो कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, दैट इज़ शॉर्ट टर्म फोकस। और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पे फोकस करते हैं, दैट इज़ योर लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स फोकस। सो रिसर्च ने साबित किया कि इन द लॉन्ग रन जिन एम्प्लॉयज़ का फोकस नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पे ज़्यादा होता है, दे ग्रो मोर, and the organizations which have those kind of employees जिनका non financial rewards पे ज़्यादा focus है, they also perform well. So they are setting benchmarks. So जब आप अपनी organization के अंदर हायरिंग कर रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी डेफिनेटली एक क्राइटेरिया के अंदर ये शामिल होती है। जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो पॉसिबल आपके जो जॉब एप्लीकेंट्स हैं, उन जॉब एप्लीकेंट्स का फोकस किस पे है। अगर तो उन जॉब एप्लीकेंट्स का फोकस परफॉर्मेंस पे है, उन जॉब एप्लीकेंट्स का फोकस जो है वो ये चाह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है, डेफिनेटली वो उनके एटीट्यूड एंड बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। और एटीट्यूड और बिहेवियर को जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं अपने जॉब एप्लीकेंट से, तो हमें उनकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है। तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन जो आपकी लॉन्ग टर्म आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको ज़्यादा पे बैक करती हैं एज कम्पेयर टू योर शॉर्ट टर्म अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम प्लानिंग इश्यूज की बात कर रहे हैं कि आजकल के जो मैनेजर्स हैं उनको दे आर फेसिंग डिफरेंट इश्यूज एंड दे आर फेसिंग डिफरेंट चैलेंजेस। एंड द नेक्स्ट वन इज द इंडिविजुअल, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे अभी हमने बात की कि जब आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमें ऐसे ही लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्ट करके लेके आना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करते हों। अगर हम ऐसे लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब देंगे हु डू नॉट मैच विद द ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग दैट कि हमने देखना ये है कि जो जॉब एप्लीकेंट्स हैं, व्हाट आर देयर qualifications, what are their experiences,
Now, we need to match their qualification and experience with the organizational different jobs responsibilities. जब हम organization की job responsibilities को हम देखते हैं और जो job applicant की जो qualification experience को देखते हैं, तो हमने इन दोनों को match करना है। Now, उस मैच में जो आपके मोस्ट नियरेस्ट होंगे या जो लोग बिल्कुल मैच कर जाएंगे या जो एक्सीड कर जाएंगे, डेफिनेटली उनको ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। और जब आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर आप अपनी प्लानिंग के अंदर जो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो जॉब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर कुछ इन चीज़ को इंश्योर करें कि ऐसे पैरामीटर्स आप वहाँ पे देंगे जो कि इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो जॉब एप्लीकेंट्स विद द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो डेफिनेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली वी कैन सेट ए बेंचमार्क एंड ऑफ कोर्स वी कैन परफॉर्म बेटर देन आवर कंपेटिटर्स। फिर हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की। नाउ एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के like for example we talk about sense of ownership. Now generally people say that we have a lot of sense of ownership, बट जब हम लोगों को देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर के अंदर उनका एक डिफरेंट एटीट्यूड बिहेवियर है और उन्हीं लोगों का अपने घर के अंदर एक डिफरेंट एटीट्यूड बिहेवियर है। घर के अंदर अगर 10 रुपए का भी नुकसान हो जाए तो एक अच्छी खासी बहस होती है कि ये नुकसान क्यों हुआ और इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि दोबारा ये नुकसान ना होने पाए, एज़ कम्पेयर टू देयर ऑफिसेस जहाँ पे अक्सर हमने देखा कि वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन कम देखने में आती है कि आपको उतनी ही ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जितनी कि आपके घर में होती है। नाउ व्हाट इज़ द रूट कॉज? कभी आपने सोचा कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका घर में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो बहुत ज़्यादा है। आप अपनी बात सोच लें, मैं अपनी बात सोच लेता हूं कि जब हम घर में होते हैं तो हमारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई होता है, लेकिन जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं तो हमारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम में से बहुत सौ का, मैं ये नहीं कह रहा कि सबका, लेकिन हम बहुत सारे जो हमारे पब्लिक सेक्टर में ख़ासतौर पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सो व्हाई डू दे हैव लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? नाउ लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली उसकी रूट कॉजेज़ हैं। नाउ रूट कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं, और ये एक जो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बात आ रही है एम्पावरमेंट की। लाइक एम्पावरमेंट है डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। नाउ घर के अंदर छोटे से छोटा मामला हो या बड़े से बड़ा मामला हो, तमाम जो एडल्ट्स हैं, जो मैच्योर हैं, जो घर में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो मैच्योर एडल्ट्स हैं, जो वर्किंग हैं लोग हैं, जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं, दे कम एंड सिट टुगेदर एंड देन दे मेक डिसीजंस। So all the persons of a family, they are involved in decision making process in their homes. But when we talk about the public sector of Pakistan, so what happens? Do you think that all the persons from like lowest grade to the highest grade, they are all involved in decision making process? We don't see that. In most cases, we don't see that. So in my professional opinion, we must involve our low management and middle management in decision making as well. So we must empower our employees, and employee empowerment is mandatory. So when we start giving decision making authority to our low management and middle management, of course, तो वहाँ पे क्या होता है कि there is high sense of responsibility. And when there is high sense of responsibility, the result is of course better performance. The next is motivation. Now motivation is directly relevant to the previous factor, that is empowerment. Like for example, the more authority you have, the more authority of decision making you have, the more motivation you have. Now motivation को हम कहते हैं willingness or interest of a person. Now in any organization, people have different motivational levels. Now when we talk about motivation, जैसे हमने पहले बात की कि there are two types of motivations. Like for example, we have financial rewards and non-financial rewards. Now these are the types of motivation. Now financial rewards, of course, your like for example your money, the
money you take your home, and then of course other certain financial benefits. जब हम non financial rewards की बात करते हैं, like for example sense of appreciation, or like for example you get a shield or you get some appreciation certificate, कोई आपको शाबाश देता है, कोई आपकी तारीफ करता है, that is your non financial reward. So these are the types of motivation. But जब हम motivation की बात करते हैं कि motivation के अंदर जो different factors हैं, the one is called negative motivation as well. Now नेगेटिव मोटिवेशन से क्या मुराद है कि लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपके जो बॉस हैं या आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर वो आपको थ्रेट करते हैं, अगर वो आपको कहते हैं कि अगर ये काम नहीं होता तो आप की जो है सैलरी को कट किया जा सकता है, आपको आपके मुख्तलिफ बेनिफिट्स को रोका जा सकता है, थिंग्स लाइक दैट. सो नेगेटिव मोटिवेशन जो है उसको स्ट्रांगली डिस्करेज किया गया है कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेगेटिव मोटिवेशन जो है उसकी तरफ ना जाए, क्योंकि नेगेटिव मोटिवेशन का जो एक रिजल्ट दुनिया में देखने में ये आया है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी जो लॉयल्टी है वो बहुत बुरी तरह डैमेज होती है. कि अगर आप एम्प्लॉयज़ के साथ उनको थ्रेट करेंगे, अगर आप उनको फियर के माहौल में रखेंगे, तो वही एम्प्लॉयज़ जो आपके लिए वंडर्स कर सकता है, जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, वही एम्प्लॉय आपके लिए नेगेटिवली एक उसका रिस्पांस हो सकता है, और डेफिनेटली उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. तो ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट बी केयरफुल कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिवली मोटिवेट करें और नेगेटिव मोटिवेशन जो है उसको अवॉइड किया जाए. एंड देन वी मूव टुवर्ड जॉब सिक्योरिटी. इंडिविजुअल्स की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो बहुत से लोग हैं, मेजॉरिटी जो हमें नज़र आते हैं कि मोस्टली पीपल जो कि इस वक्त पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों पसंद है, पब्लिक सेक्टर में आप क्यों काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुख्तलिफ आंसर्स आए, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें बताई, और उनमें से एक फैक्टर जो काफ़ी लोगों ने जिसके ऊपर बात की, दैट इज़ कॉल्ड जॉब सिक्योरिटी. कि जी मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए काम कर रहा हूँ कि यहाँ जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, और इस तरह के हमें रिस्पॉन्सेज काफ़ी ज़्यादा है. तो जॉब सिक्योरिटी ऑफ कोर्स इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई प्रोफेशनली बिलीव दैट फॉर पीस ऑफ माइंड जॉब सिक्योरिटी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जॉब सिक्योरिटी होगी तो आपका पीस ऑफ माइंड होगा, आपका पीस ऑफ माइंड होगा तो ऑफ कोर्स यू आर मोर क्रिएटिव एंड मोर इनोवेटिव. और क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में अगर वो चाहती है कि वो एज ए लीडर वो लीड करे और वो अपने कंपैटिटर्स को बीट करे, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इज रिक्वायर्ड. और जो हमने पिछली स्लाइड्स में बात की कि कंपैटिटिव पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कैन गिव यू अ सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज. नाउ प्लानिंग कम्स अलाइव when employees are involved in setting goals and determining the means to reach them. अभी तक जो हम डिफरेंट प्लानिंग इश्यूज की बात करते हुए आ रहे हैं, तो इन नटशेल हम ये बात कर सकते हैं कि प्लानिंग इन एक्शन तब होती है, प्लानिंग का हमें उस वक्त ज़्यादा फ़ायदा होता है जब एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको गोल सेटिंग प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है. जैसे कि हमने बात की एम्प्लॉय मोटिवेशन की, एम्प्लॉय सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की, एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी की. और जब हम उन जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हम ना सिर्फ गोल सेटिंग में इन्वॉल्व करते हैं और उन्हीं एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के एज ए टीम हम अपने डिफरेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स द रिजल्ट ऑफ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ एंड गुड गोल सेटिंग, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ good planning in any organization. Now we move towards the second function, and that is called organizing. Now organizing involves grouping people into departments according to the kinds of job specific tasks they perform. Now यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, we are doing segmentation. Segmentation से क्या मुराद है कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हमने उनको डिवाइड करना है. Now जब हमने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड करना है तो डेफिनेटली उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे कि किस बेसिस पे आपने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया. लाइक फॉर एग्जांपल आपने उनको एक डिफरेंट जॉब स्पेसिफिक टास्क देने हैं कि जी एक ही तरह के टास्क करने के लिए आपका एक ग्रुप है और दूसरी तरह के टास्क करने के लिए आपका दूसरा ग्रुप है और तीसरी तरह के टास्क करने के लिए आपका एक तीसरा ग्रुप है. तो इट मीन्स कि जो बेसिक पैरामीटर होगा कि जो काइंड ऑफ आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या काइंड ऑफ स्पेसिफिक जॉब टास्क हैं, उनके मुताबिक आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं. द नेक्स्ट इज मैनेजर्स लेआउट लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि ऑफ कोर्स एक आपको ऑर्गेनाइजिंग से पता चलता है कि किसके पास कौन सी अथॉरिटी है और उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड ऑफ कोर्स जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दे गो साइड बाय साइड. द मोर अथॉरिटी यू हैव द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जितनी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जब किसी को देते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल्स उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर्सन के शोल्डर के ऊपर डेफिनेटली होती है और वो पर्सन उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड ऑफ कोर्स ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डॉक्यूमेंट में इन राइटिंग वहाँ पे ऑफ कोर्स साइन की जाती हैं और इनफेक्टिव होती हैं. एंड देन decide how to coordinate organizational resources. Now, organizational resources की हमने जैसे पहले बात की कि there are 4 type of resources: human resource, financial resource, physical resource and information resource. So ये जो 4 तरह के आपके resources हैं इनके दरमियान definitely एक coordination की ज़रूरत है. हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिसोर्सेज कम है या रिसोर्स का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है या जिन रिसोर्सेज की रीएलोकेशन करके हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का और ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट का ये मिल के काम है कि वो ये देखें कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, जिनको अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है. सो उन अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज को एक तो फुल उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो की जाए, नंबर 1. एंड नंबर 2 वी शुड एलोकेट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड रियलिटी. कि हमें जो ग्राउंड रियलिटी है, जो एक रियल नीड है, उसकी बेसिस पे हमें रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं. और यहाँ पे कोशिश ये की जाए कि जो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो फैक्टर है वो यहाँ पे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. और ऑर्गेनाइजेशनल जो फोकस है, ऑर्गेनाइजेशनल जो इंटरेस्ट है, दैट शुड बी द ओनली प्राइम क्राइटेरिया जब आप रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहे हैं. सो इन नटशेल हियर आई वांट टू से दैट कि जो भी आपके 4 रिसोर्सेज हैं, इन चारों रिसोर्सेज को आपस में इस तरह कोऑर्डिनेट करना है कि आप की जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर हाईली मोटिवेटेड एंड द रिजल्ट इज ऑफ कोर्स बेटर जॉब परफॉर्मेंस. So next we talk about what organizing trends are changing at the workplace. Now इस वक्त जो changes आ रही हैं जब हम organizing trends की बात करते हैं all over the world, and the first one is shorter chains of command. Like for example हम बात करते हैं organizing trend में कि organizations are being streamlined by cutting unnecessary levels of management. Now इस वक्त अगर आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो unnecessary जो levels of management हैं उनको कट किया जा रहा है. Like for example जब हम public और private sector की बात देखते हैं पाकिस्तान में, तो why we say that the performance of private sector is better than public sector of Pakistan? Now what is the root cause? One of the factors that is responsible here is there is a long chain of command in the public sector of Pakistan. So we need to reduce that chain of command. और इस वक्त दुनिया में जब हम organizing trends की बात कर रहे हैं कि organizations जो हैं वो unnecessary जो levels of management हैं, ऐसे channels जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको कम किया जा रहा है. और इस वक्त organizations जो हैं उनको वर्टिकल से हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर जो है उसकी तरफ मूव किया जा रहा है. एंड देन फ्लैटर स्ट्रक्चर्स आर व्यूड एज ए कंपैरेटिव एडवांटेज. तो जैसे मैं बात कर रहा था कि फ्लैटर स्ट्रक्चर्स जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वहाँ पे होते हैं. सो इट मीन्स दैट कि जो लो लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है और लो और मिडिल लेवल की जो टॉप मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन है, उनके दरमियान जो चैनल्स हैं वो कम से कम है. और चैनल कम होने की वजह से डेफिनेटली एक तो आपका जो फीडबैक है वो एक डायरेक्ट फीडबैक आपको मिल रहा है टॉप मैनेजमेंट को, वन थिंग. एंड सेकेंडली जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है दैट इज आल्सो एक काफ़ी शॉर्ट हो चुका है. और शॉर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टाइम जो है उसकी वजह से डेफिनेटली रैपिड क्विक डिसीजंस लिए जा रहे हैं. तो फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं दैट कैन गिव अ वंडरफुल कंपैटिटिव advantage to any organization in the world.
The next changing organizing trends in the world is less unity of command. Like organizations are using horizontal structures. जैसे हमने पहले बात की कि we have vertical structures, like जैसे आप सीढ़ी की तरह बात करते हैं कि like for example bottom to top, and the horizontal is row. So like for example, if we talk about columns, this is vertical. When we talk about rows, this is called horizontal. Now इस वक्त दुनिया में जो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो एक बेसिक जो एक ट्रेंड आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल जो है स्ट्रक्चर उसकी तरफ वो मूव करती जा रही हैं, और हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर्स में डेफिनेटली जो आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो आपके कम से कम होते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग है बिकॉज आपका टाइम सेव हो रहा है, एंड नंबर 2 आपको उसमें कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं वो उसको आप मिनिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या जितने लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर उन चैनल्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे, कम्युनिकेशन बैरियर्स का बढ़ना डेफिनेटली उसके अंदर उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे जो इस वक्त चेंजिंग ट्रेंड है और जो एक बहुत बेटर ट्रेंड है कि इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे आर मूविंग टुवर्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस आर बिकमिंग मोर कस्टमर कॉन्शियस। नाउ कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द बॉस, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। जब हम बात करते हैं कस्टमर की तो दीज थिंग्स कम्स इन आवर माइंड। यहाँ पे जो दुनिया में मुख्तलिफ फिलोसफर्स हैं उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि कस्टमर हैज़ 2 टाइप्स। नाउ व्हाट आर दोज 2 टाइप्स? द वन इज द इंटरनल कस्टमर, द अदर इज द एक्सटर्नल कस्टमर. So we have the internal customers, we have the external customers. Now internal customer means all the employees who are working in that organization at any level. It could be a low level management employee, it could be a middle management employee, or it could be a top level management employee. So any employee who is working in the organization at any level, grade 1 से लेके grade 22 तक, highest top level तक जितने भी employees हैं, they are called the internal customers of that particular organization. And the external customer is your, like for example, buyer, the person who pays the money and uses your services or buys your product. So that is your external customer. Now, all the philosophers of the world, they say one thing, that in order to satisfy your external customer, it is really very important first to satisfy your internal customer. ताली दोनों हाथ से बजती है। डेफिनेटली हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ इन रिटर्न अपने जो एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं वो उनको सेटिस्फाई करेंगे, उनको बेहतर सर्विसेज देंगे। यहाँ पे बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं हो जाती कि जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं उन पे फोकस करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि इंटरनल एम्प्लॉयज़ जो हैं दे यूज़ देयर बेस्ट पोटेंशियल, they use their best skills, they use their wonderful of course competence, or they try to make their external customers loyal. And believe me, once you make your customers loyal, then like nobody can beat you, because loyal customers are your best asset. And of course loyal customers are those customers who are the repeated or purchaser, who are the regular customers. So those loyal customers become your mouth reference. Like for example, they are your volunteer marketer. So of course organizations these days in the world, they are focusing more and more on increasing the loyalty of your customers, and customers of course internal and external both. Then we talk about wider spans of control. Like for example, many organizations are shifting to wider spans of control as levels of management are eliminated, and then managers have responsibility for a larger number of subordinates who operate with less direct supervision. So now you see that के like for example इस वक्त जो एक नया ट्रेंड जो हम दुनिया में देख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कि वी हैव ए लार्जर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु ऑपरेट विद लेस डायरेक्ट सुपरविजन, नॉट मीनिंग दैट कि गिविंग मोर इंडिपेंडेंस टू योर एम्प्लॉइज. नाउ दिस इज रियली वंडरफुल that we must give in Pakistan as well. We should like not like
टाइटली सुपरवाइज आर एम्प्लॉयज, बिकॉज जब आप अपने एम्प्लॉयज को अननेसेसरली या बहुत ज़्यादा टाइट सुपरविजन में रखते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन लेवल है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव की तरफ जाने के चांसेस होते हैं, वन थिंग। एंड सेकेंडली, जो बेस्ट परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की है वो एक पीस ऑफ माइंड के बगैर मुमकिन नहीं है। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर इन पाकिस्तान, जब हम इस एक वाइडर स्पैन्स ऑफ कंट्रोल को देखते हैं कि हमें यहाँ पे पाकिस्तान में क्या ज़रूरत है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को पीस ऑफ माइंड दें, हम अपने एम्प्लॉयज़ को अननेसेसरली सुपरवाइज मत करें और हम अपने एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस दें, हम अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रस्ट करें। एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वाइडर स्पैन्स ऑफ कंट्रोल। नाउ बिफोर you lead others, you should know yourself. Now we are moving towards leadership. Now, first of all, we should know our strengths and weaknesses. Now this is really very important. Like, आप में से कितने लोग हैं जितने जो इस वक्त मुझे व्यू कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे कितने प्रोफेशनल्स हैं, जो ऐसे कितने लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपना ये सेल्फ एनालिसिस किया है। आई थिंक स्ट्रेंथ्स के बारे में जब हमसे कोई पूछता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो हमने अपना CV बनाया हुआ है, अपना रेज्यूमे बनाया हुआ है, या एक किस्म का हम ये समझते हैं कि हमने अपनी तारीफ करनी है, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ अस, बल्कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, दे टेल लाइक डिटेल्ड लिस्ट कि जी हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम वैसे भी कर सकते हैं, हमारे अंदर ये कॉम्पिटेंस है, हमारी ये क्वालिफिकेशन है, हमारा ये एक्सपीरियंस है, हम सो स्ट्रेंथ्स आई थिंक एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारी क्या वीकनेसेस हैं? आई थिंक कि दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपनी वीकनेसेस को भी फोकस करने की ज़रूरत है कि अगर किसी डॉक्टर को यही ना पता हो कि उसके पेशेंट को जो बीमारी है, उसको जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से है, तो क्या वो डॉक्टर राइट मेडिसिन दे सकता है? क्या वो पेशेंट कभी ठीक हो सकता है? तो यकीनन नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे ऐसे कौन से एरियाज हैं जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हमें उनके बारे में उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, नंबर वन। और आई थिंक इन मोस्ट केसेस हमें मालूम नहीं होता कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू आस्क आवर कोलीग्स, वी नीड टू आस्क आवर क्लास फेलोज, वी नीड टू आस्क आवर फैमिली मेम्बर्स, वी नीड टू आस्क आवर एनीबडी हू इज क्लोज टू अस, सो वी नीड टू आस्क आवर पेरेंट्स। ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम अपने पेरेंट्स से पूछने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों से भी पूछने की ज़रूरत है जो कि उस फील्ड में कॉम्पिटेंट हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें एक रेलेवेंट मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन से भी अपने बारे में फीडबैक लेने की ज़रूरत है और हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में हमें बहुत क्लियर पता होना चाहिए। और जब हमें ख़ास तौर पे अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होगा तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा जो अंडर यूटिलाइज हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उसको फुल पोटेंशियल की तरफ लेके आ सकते हैं, वन थिंग। एंड सेकेंडली जो एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं, वंस वी नो अबाउट आवर वीकनेसेस, तो डेफिनेटली जब हमें पता चल गया कि हमारी वीकनेस क्या है, तो डेफिनेटली हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें सीखने की कोशिश करती हैं ताकि हमारी जो वीकनेसेस हैं उसको हम ओवरकम कर सकें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एंड देन द नेक्स्ट फैक्टर इज एजुकेट एंड ट्रेन योरसेल्फ। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वी मस्ट एजुकेट एंड ट्रेन आवरसेल्फ, कि बहुत ज़रूरी है एजुकेशन। आई थिंक कि दुनिया में आई थिंक कि शायद इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि एजुकेशन जो है, वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एजुकेशन के ऊपर देर आर नो टू ओपिनियंस, ऑल एग्री ऑन वन थिंग, दैट एजुकेशन ऑफ कोर्स मेक्स यू अ बेटर पर्सन. So education not only helps you to get awareness about like different things, whatever is going on around you, it helps you to like be a better person. The first thing is education helps you to become a better Muslim. Education helps you to become a better person. Education helps you improve your personality. Education helps you to perform your job better than others. So this is really very important. And of course, without good education, we cannot, of course, improve our performance. When lack of awareness, of course, results in poor performance. And then training is really very, very important.
So when we talk about trainings, what is training? Now training means like for example learning existing job skill requirements. Now जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो there are two types of trainings, on the job trainings and off the job trainings. Now किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो आपकी जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स है और ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स क्या हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस. ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स की जब हम बात करते हैं तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स के अंदर आप क्या आ जाता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, उनको ऑब्जर्व करके, उनके साथ बैठ के, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग. तो ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर रहते हुए और ऑफिस की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए जब अपने कॉलीग से आप एक एक्टिविटी, अपनी जॉब असाइनमेंट को, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करके परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग. वेयर एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज, जैसे कि नाम से जाहिर है कि आउट ऑफ द प्रेमिसेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. लाइक फॉर एग्जांपल आप स्टडीज करने के लिए चले आते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग दिस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड दिस एजुकेशन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. कि इस वक्त जो आप ये एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, दिस इज योर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कि आप स्टडीज कर रहे हैं. नाउ ये जो आपकी स्टडीज हैं ये आपके ऑफिस प्रेमिसेस से बाहर जाके आपको अगर लेना पड़ रही हैं तो वो आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आ जाएंगी. अगर कोई सेमिनार या वर्कशॉप जो आपके ऑफिस प्रेमिसेस के बाहर कहीं अरेंज किया गया है और वहां जाके आप उसको अटेंड करते हैं, वहां से आप लर्न करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. सो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स बोथ आर ऑफ कोर्स हाईली इंटर रिलेटेड. और हमें ये करने की जरूरत है पब्लिक सेक्टर के अंदर कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स हैं उनको हम साथ साथ लेके चलें, क्योंकि ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर आपकी लर्निंग का एक स्पेसिफिक फोकस होता है और ऑफिस एनवायरनमेंट के बाहर जो लर्निंग है उसका एक डिफरेंट फोकस होता है. तो डेफिनेटली इन दोनों जो फोकसेस हैं इनको लेके जब आप साथ चलते हैं, इकट्ठे लेके साथ चलते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज मच बेटर. एंड टू बी क्लियर अबाउट योर वैल्यूज, जैसे हमने अपने कल्चर की बात की प्लानिंग के अंदर, सो वैल्यूज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट बी क्लियर अबाउट आवर वैल्यूज. हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज को वैल्यू देते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम एज ए लॉयल एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ हम जो हमारी लॉयलिटी है उस लॉयलिटी को मेंटेन करने के लिए, उस लॉयलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा किस किस्म का एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ जिनको बेस्ट एम्प्लॉयज़ कहा जाता है कि व्हाट आर देयर बेंचमार्क्स, व्हाट आर देयर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, उनको बेस्ट एम्प्लॉयज़ क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे वैल्यू देयर ऑर्गेनाइजेशंस, they give high value to the existing rules and regulations of their organization. So giving value and to the existing rules and regulations of your organization, one thing, and then value देने के साथ साथ आप उसके ऊपर implement भी करें. इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ जो उसके अंदर आपकी वीकनेसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं उसको ओवरकम करें, और ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली आपको टीम वर्क की ज़रूरत है. So giving importance and giving value and giving like more importance to your colleagues, and then of course relationship building is really very important, because without good relationship I think again we have more issues in an organization जहाँ पे relationships जो हैं वो weak होते हैं. तो हमारे एम्प्लॉयज़ को यही चाहिए कि वो अपने रिलेशनशिप्स जो हैं उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, और वहाँ पे लीडर जो है उसका रोल आई थिंक दैट इज ऑफ मोस्ट वाइटल इम्पोर्टेंस. द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट व्हाट यू रियली बिलीव. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर बिलीफ सिस्टम, कि हमारी बिलीव्स क्या हैं, हम किस चीज़ पे हमारा यकीन है, हम किस चीज़ को ट्रस्ट करते हैं. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब हम एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हमारा यही बिलीव होना चाहिए कि जी हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, हमारी जो सैलरीज हैं इसको हमने हलाल करना है, हमने अपनी सैलरी को एक हलाल तरीके से अर्न करना है, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया है. तो जो हमारा बिलीव है उस बिलीव को सामने रख के हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. तो
ये सिर्फ साइनिंग एग्रीमेंट तक बात ना रह जाए, बल्कि ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हमारे बिहेवियर्स के अंदर, हमारे एटीट्यूड के अंदर, हमारे एक्शंस के अंदर। ये चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारा कितना ज़्यादा हमारा उसके ऊपर एक बिलीव है, हमारा कितना ज़्यादा ट्रस्ट है। एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब हम अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, now leadership is one of the most observed and least understood phenomena on earth according to certain philosophers. Now when we talk about leadership, the understanding leadership is not an easy thing, and in this in these coming slides we will talk about leadership, its importance, and what are the different styles or characteristics of good leaders. Now when we talk about Pakistan, of course the most important leader that comes in our minds is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Of course we are all thankful to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who helped us, who guided us, who leaded us, and as a leader उनकी कोशिशों से और उनकी जो टीम की मदद से और उनकी कोशिशों की मदद से आज हम एक पाकिस्तान जो है उसमें रह रहे हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट अब्दुल सत्तार ईदी एज वेल, हु इज अगेन अ वंडरफुल लीडर। नाउ वी विल टॉक अबाउट on leadership in this slide as well. Now leadership is constantly changing and survivors learn to change with it. Now according to this website, that is Toastmasters 2012, so yesterday natural resources defined power, today knowledge is power. So now you see that leadership trends are changing. Like for example in old times जिसके पास ज़्यादा natural resources होते थे उसके पास ज़्यादा power होती थी, लेकिन इस वक्त जब हम अपने अभी इस प्रेजेंट की बात करते हैं तो knowledge is the power. So any organization who has more knowledge, any country which has more knowledge is more powerful these days. Now yesterday leaders commanded and controlled, today leaders empower and coach. Now you see that now this is not the time of command and control. You cannot motivate your employees with the help of command and control. You cannot use strict words. You cannot tightly supervise your employees. जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि command and control का दौर गुजर चुका। इस वक्त दुनिया में जो best leaders हैं, what they do is they motivate their employees, and motivation is only possible when those leaders they give like more decision making authority to their employees, number one, and then coach them. Like for example, do counseling of their employees as a leader, help them to solve decisions as a coach, and then giving decision making authority to their employees. That is really very important. इस वक्त दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन एडवांस कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस वक्त जो दुनिया की जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं दे आर एक्टिंग एज ए मोटिवेटर, they are acting as a coach, and they are empowering their employees. Empowering, again, I will emphasize again and again on this point that including all of your employees, like for example low management and middle management with the top management. So all these levels of management, they sit together and then they discuss, and based on the feedback and based on the brainstorming and based on thorough discussions, they make their decisions. And then yesterday leaders were warriors, today they are facilitators. Now वो दौर गुजर गया कि लीडर्स जो थे जो वॉरियर्स कहलाते थे, ना इस वक्त जो रियल लीडर्स हैं, हम आइडियल लीडर्स की बात कर रहे हैं. आइडियल लीडर्स दे आर द फैसिलिटेटर्स. लाइक फॉर एग्जांपल, फैसिलिटेटर मींस दैट दोज आर द पीपल हु आर कॉल्ड द फैसिलिटेटर्स हु ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम यू. लाइक फॉर एग्जांपल, अल्लाह ताला ने हम सबको वंडरफुल सलाहियतें दी हैं और अकॉर्डिंग टू रिसर्च 7 to 10% हम अपने जो पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, और जो आपका मेजॉरिटी 90 up to 90% जो पोटेंशियल है उसको एवरेज पर्सन्स जो हैं वो यूज़ नहीं करते. सो फैसिलिटेटर्स वो लोग होते हैं जो आपका वो जो बेस्ट पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल आप यूज़ नहीं कर रहे, जो अल्लाह ताला ने आपको इनर जो कॉम्पिटेंस दी है, जो अल्लाह ताला ने आपको, आप जैसे हम कहते हैं कि छुपी हुई सलाहियतें, तो जो काम आप कर सकते हैं, जो चीज़ आप एज ए ह्यूमन बीइंग को कहा गया कि अशरफुल मखलूकात.
Now as a human being जो काम आप कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर रहे क्योंकि आप ये समझते हैं, you feel that कि I cannot do it, तो facilitators they come, they motivate you, and then they take out the best from you. Now this is really very important. Okay, facilitator role is really vital to an organization, and these facilitators are also called the good leaders. And finally, yesterday leaders directed, today leaders delegate. Now again, this is really very important. Okay, now giving direction is not the appropriate method. Now leaders delegate, as again we will talk about delegation of authority. Okay, delegation of authority is of course the root cause. Like for example, why employees in public sector of Pakistan, why sometimes we say that their performance is not good as compared to the employees who are working in the private sector of Pakistan. So what are the root causes? So one of the basic root causes is lack of sense of responsibility. Now how we can develop that sense of responsibility among our employees who are working in the public sector of Pakistan, and that is only possible when we delegate our employees decision making authority, when we allow them to sit with us. I'm talking about the low management and middle management, because the top management is already involved in making decisions. So what we need to do here is we need to sit together, top management, middle management and low management, and all of these levels, they need to sit together, discuss, brainstorm, and then based on the feedback they should make the rules and regulations, and they should make their policies, and they should make their plans. And then of course in this way, of course, we can create a deep sense of responsibility, and we can increase the motivation level of our employees. Okay ji, dear students, here we close our today's discussion and on this course of fundamentals of public administration. Okay, today we have talked about key issues or key challenges faced by our managers, particularly in the areas of planning. Then we talk about organizing, and then of course we talk about leadership. We talked about some basic concepts of leadership, and we talked about like who are good leaders and who are bad leaders, and we talked about like the recent trends in leadership. Okay, inshallah, see you in the next class, in my next lecture. Thank you very much.